सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय शिल्प और उद्योगों का कैसे जो है कि ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में कैसे विस्तार हुआ, कैसे जो है कि इसका ह्रास हुआ और फिर कैसे ये फिर से औद्योगिक क्रांति आई और इस पर कैसे विकास हुआ। तो यहाँ आपके जो स्क्रीन में जो दिख रहा है आपका, देखिए 2 चित्र दिख रहा है। एक चित्र है पोटाला का जो 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत अहमदाबाद का है, जो आपके किताब में भी दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बाजार था, इसमें ये सूती कपड़ा का डिजाइन दिया हुआ है। इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। ये छापा वाला है, साड़ी कपड़ा है, छोटा छोटा छापा है इसमें। और ये बगल में दिया हुआ है एक चित्र, उसी के बगल में, जो 17वीं सदी के सूरत बंदरगाह का है। ये बंदरगाह जो है 17वीं सदी में क्या था कि एक व्यावसायिक जहाजें यहाँ पर विदेशों से आती थी और यहाँ से ये जो एक व्यावसायिक केंद्र था, बहुत बड़ा बंदरगाह था, जो कि धीरे धीरे इसका महत्व भी 18वीं सदी के में कम हो गया। 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में से चीजें खरीदती थी और इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इससे इसको क्या होता था, बहुत मुनाफा होता था, है ना, काफी मुनाफा होता था। और यहां तक कि जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ते गया, उसका जो है कि वहां के उद्योगपति भारत को अपना एक बाजार के रूप में देखने लगे, विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के उद्योगों से तैयार सामान अब कहाँ आने लगा, भारत आने लगा। 1750 के आसपास तक, 1750 तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक देश था। ये काफी आगे निकल चुका था बाकी देशों से। यहां तक कि दक्षिण और पूर्व एशिया का जो है कि जावा, सुमात्रा और पेनांग, ये देश, तथा पश्चिम और मध्य एशिया में भारतीय कपड़ों की मांग जो है बहुत जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यूरोप के व्यापारी, यहाँ आप देखिए एक कपड़ा आपको लग रहा है, यहाँ पर जो है एक छीट वाला कपड़ा जो पिछले में हम लोग देखे थे स्लाइड में, ये जो है सूती कपड़ा का डिजाइन है। इतना बढ़िया डिजाइन बनता था उस समय। यूरोप का व्यापारी लोग जो है जब भारत आया तो बारीक सूती कपड़ा जो है सबसे पहले कहाँ देखा था, इराक के मोसुल शहर में देखा। किसके पास देखा, अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो उसने उस बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को क्या कहा उन लोग, मलमल या मशीलन कहा। मलमल देखो कहां से आ रहा है वाले, है ना, आज हम लोग देखते हैं ना मलमल का कपड़ा, ठीक है। तो ये मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था यूरोपियन लोग। तो उस समय जो है इसका नाम जो है मलमल कहा जाने लगा। उधर जो है कर्नाटक या केरल का कालीकट जगह है, जो बंदरगाह है, वहां पे पुर्तगाली लोग आए हुए थे। वो लोग मसाला लेने आते थे। मसाला दक्षिण का मसाला काफी फेमस था, है अभी भी। तो वहां पर जो है कि मसाले के साथ वो लोग क्या ले गए, कपड़ा ले गए अपने साथ यहाँ से पुर्तगाल। तो कालीकट से जितने भी चीजों को वो लोग पुर्तगाल ले गए, उन सभी चीजों को लोग कैलिको कहने लगे। भारत में जितने भी, यानी कि भारत एक ऐसा जगह था, जैसे हम लोग कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी भारत के लिए, बिल्कुल था। भारत के का एक से एक कहानियां जो है यहाँ पे बहुत ही रोचक है, जो जानने में बहुत मजेदार है। इसके अगर हम लोग गुड़ तक जाए तो यहाँ तक कि यहाँ पर जो ऑर्डर लिए जाते थे, जो थोक में व्यापारी जो ऑर्डर देता था, उसको जो है सिंटज कोसा और बंडाना के रूप में जानते थे हम लोग, कहता था हम लोग सिंटज कोसा और बंडाना। सिंटज शब्द कहाँ से आया, अंग्रेजी का शब्द है सिंटज। यह जो है इसका मतलब क्या था, सिंटज का मतलब था हिंदी में उसका मतलब था छींट। छींट शब्द से लिया गया है।
छींट शब्द जो है रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छोटे कपड़ों को, छोटे छोटे छापे वाले कपड़ों को कहा जाता था। बंडाना शैली क्या थी? बंडाना शैली जो था वो अधिकांश, बंडाना क्या था कि जो हम लोग देखते हैं कि अभी भी बुनकर लोग क्या करता है कि गैंठ लगा के, 2 गैंठ लगा के वो डुबा के जो है कि कलर करता है, तो ओढ़नी वगैरह को, कपड़े को, तो वहां पर ओढ़नी को कलर किया जाता था 2 बंद लगा के, और उसमें जो है उसकी किनारियों पे सोने की जरी वगैरह लगाए जाते थे, तो उसको जो है बंडाना शैली कहा जाता था। ये जो है कहाँ पाए जाते थे इस तरह के कपड़े? कपड़े अधिकांश था कब कहाँ होता था? राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे इस तरह के कपड़े। अब जो है डिमांड इतना बढ़ गया, 18वीं सदी के शुरुआत में आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इंग्लैंड में जो है कि वहां के व्यापारी क्या हुए, बेचैन हो गए, और रेशमी और सूती कपड़ा पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए वो लोग जो है कि कहने लगा अपने सरकार को, भारतीय कपड़ों का आयात का विरोध करने लगा। दबाव में आकर 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े का प्रयोग पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, और एक कानून जो है पारित कर दिया गया, जिसका नाम संयोग से कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। कैलिको शब्द कहां से आया? कालीकट से। कालीकट से में जो पुर्तगाली लोग जो है ले गए सामान अपने साथ, वो से कैलिको आया। अब ये कैलिको अधिनियम ब्रिटिश में लग गया है, ब्रिटिश सरकार ने लगा दिया यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। यहाँ तो लग गया। अब जो है कि उस समय ऐसा था कि इंग्लैंड में बहुत सारे कारखाने खुल रहे थे। भारतीय बाजार जो इतना चरम पे था कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। वहां पर 1764 ईस्वी में जेम्स हारगिव्स ने स्पेनिंग जेनी का भी आविष्कार कर दिया। अब क्या होने लगा कि वहां स्पेनिंग जेनी से जो है सूत काटा जाने लगा। स्पेनिंग जेनी क्या था? एक साथ सैकड़ों तकलियां चलती थी उस पर। एक बड़ा पहिया था जैसा चित्र में देख रहे हैं आप, वो उसको घुमाने से उस पर लगे हुए सैकड़ों तकलियां जो है चलने लगती थी और सूत कटने लगता था। जबकि भारत में क्या थे, महिलाएं जो है वो सूत काटती थी। लाखों लोग जो है सूत काटने में लगे थे, महिलाएं। अब क्या हुआ कि अब ये जो है कि स्पेनिंग जेनी आ गया वहां पे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में सूत जो काटा जा रहा है वो मशीन से काटा जा रहा है, तो अब निश्चित रूप से भारतीय कपड़े क्या हुए, महंगे हो गए, और ब्रिटेन से बना हुआ सामान जो है, कपड़ा जो है सस्ता होने लगा। यहां तक कि आगे के दशकों में क्या हुआ कि वाष्प इंजन का भी आविष्कार हो गया 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट्स के द्वारा। उससे भी जो है कि अब हाथ से जो है नहीं चलाना पड़ता था पहिया को, अब वो वाष्प इंजन के द्वारा चलता था। ऐसे में और तेजी आ गया औद्योगिक क्रांति वहां पर कपड़ा के मामले में। अब भारतीय महिलाएं जो तकली से सूत काटती थी, जो हथकरघा से जो है कि बिनती थी, जो बुनकर जो है कि हथकरघा चला के जो है कपड़े बुनते थे, अब वहां मशीन से। एक स्थिति यह थी कि भारत में जितने लोग कपड़े पहनते थे उसमें से अब क्या हुआ कि ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पहनने लगे लोग, क्योंकि वो सस्ता आने लगा। सस्ता आने लगा तो यहाँ के लोग जो है कि बेकार भी हो गए, बहुत सारे बेरोजगारियां बढ़ गई। अब आप देखेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से जो है बंद नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि कपड़ा बनना भारत में बंद हो गया। अभी भी कुछ ऐसे खास किस्म के कपड़े थे जो मोटे कपड़े थे, जिनमें किनारियां जो साड़ियों के जो है कि नीचे में जो ये लगता है बूटा वगैरह लगता है, जो मोटा मोटा लगता है, वो सब मशीन से तैयार नहीं किया जा सकता था। उसके लिए भारत में ही आश्रित थे लोग। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारियां भारत आकर चांदी देता था, चांदी के बदले सूती कपड़ा जो है और रेशमी कपड़ा खरीदता था यहाँ से। इस व्यापार में कौन कौन से लोग लगे हुए थे?
बुनकर कौन थे? तो बंगाल में जो है ताती समुदाय के लोग, उत्तर भारत का जुलाहा या मोमिन लोग, दक्षिण भारत का केकोलार लोग और देवांग समुदाय के लोग लगे हुए थे। बुनकरी के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते थे। जो रंगीन कपड़ा जो बनता था उसके लिए खास तरह के कारीगर होते थे। उन बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर कहा जाता था। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की आवश्यकता होती थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले जितने भी कपड़ा थे उस पर क्या की थी, जो ब्रिटेन में जो कपड़ा यहाँ से जो जाता था उस पर जो है बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया। उससे भारतीय कपड़े काफ़ी महंगे हो गए, लोग पहनना क्या किए, बंद कर दिए। 1830 के आसपास अगर हम देखें उस दशक में, तो भारतीय बाजार जो है ब्रिटेन से बने सूती कपड़ों से बिल्कुल पूरी तरह पट चुके थे। 1880 के आसपास जितना सूती वस्त्र जो है कि जितने लोग पहनते थे सूती कपड़ा, उनमें से 2/3 का जो कपड़े थे वो ब्रिटेन से बने होते थे, ब्रिटेन का बना हुआ होता था मशीन से। इतने सस्ते हो गए थे। तो अब देखिए भारतीय उद्योगों का क्या हर्ष हुआ होगा उस समय। जरा सोचिए कि जितने लोग कारीगर थे वो लोग बेरोजगार हो गए। महिलाएं खासकर जो है जो सूत काटती थी वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो गई थी, क्योंकि स्पेनिंग जेनी आ गया था। अब जो है लाचार होके क्या हुआ कि सारी व्यवस्था जो है कि लोग जो है पलायन करना शुरू कर दिए गांव से पलायन हो गया, कोई मजदूर बन गया। चूंकि कपड़ा तो सस्ता कपड़ा लोग खोजता है। आज भी अगर हम कहीं बाजार में जाते हैं तो चीप रेट में कपड़े खोजते हैं कि अच्छा कपड़ा सस्ता में मिल जाए, सूती कपड़ा सस्ता मिल जाए। तो उस समय भी यही हुआ। अब आप देखिए कि उस समय जो है कि चूंकि इतने लोग भारी मात्रा में बेरोजगार हो गए, तो उस समय चूंकि आजादी की भी लड़ाई चल रही थी, महात्मा गांधी लीडर थे, उन्होंने जो है इसको राष्ट्रवाद से जोड़ा। बेरोजगारी बढ़ गई तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश था हमारा, तो वहां पर जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन से इसको जोड़ा गया और ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार किया गया। बहुतों ने गांधी पिक्चर देखा होगा, उसमें ब्रिटिश कपड़ा का बहिष्कार करते हुए देखा गया होगा, देखा आप लोगों ने। और उसमें यह भी देखा कि कैसे विदेशी कपड़ों को जलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर आया और खादी जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। और 1931 ईस्वी में इस चरखे को राष्ट्रीय झंडा जो अभी हमारा है तिरंगा झंडा, उसके मध्य में सफेद वाली पट्टी में उसको स्थान मिल गया। अब देखो राष्ट्रीय झंडा यहां पर दिख रहा है हमारा, ये उस समय कभी कांग्रेस का झंडा हुआ करता था, राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। 1931 में इसको मिल गया। उसी समय जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भारत का नक्शा दिया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है सोलापुर एक जगह है और एक मदुरई दक्षिण में। यहां पर जो है कि ये बुनकरी शहर के लिए जो है कि महत्वपूर्ण स्थान बनने लगे थे इस समय। यहाँ पर जो है कि बुनकरों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटी आ रहे थे, तो लोग यहाँ पर भी पलायन करके जा रहे थे। अब देखिए कि भारत में पहला सूती मिल कारखाना खुला। ये कब खुला? 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ। उससे पहले भी भारत में कपड़ा मिलें खुली थी, कलकत्ता में 1818 ईस्वी में, लेकिन वहां कच्चे माल की पूरी तरह से सुविधाएं नहीं थी। जबकि बंबई जो है, जो तत्कालीन बंबई अभी मुंबई है, ये मुंबई में जो है कि क्या था कि वो काला यानी कि कपास की खेती काफी जबरदस्त होती थी, क्योंकि वहां पर की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती अच्छी होती है। तो 1854 में भारत में पहला सूती मिल बंबई में खोला गया। इसके बाद जो है कि 1861 ईस्वी में
अहमदाबाद में भी जो है कि पहला कारखाना खुला। उसके बाद संयुक्त प्रांत जो है कि कानपुर में भी उसके 1 साल के बाद 1862 ईस्वी में कारखाना खोला गया। यहाँ पर जो है कि देखिए एक चित्र दिखाया गया है जो कपास जो कारखाना जहाँ पर जो है कि मुंबई का कारखाना है जहाँ महिलाएं सूत काटने का काम कर रही हैं। अब हम देखेंगे ये तो फिर धीरे धीरे भारत में कई एक मिलें जो है खुलने लगी। एक स्थिति यह थी कि 19वीं सदी के अंत होते होते जो है मुंबई और केवल वहाँ गुजरात इलाके में मुंबई में 64 जो है मिलें जो है सूती वस्त्र की खुल गई थी, जो एक औद्योगिक क्रांति का बहुत जबरदस्त विस्तार था। भारतीय कपड़े फिर से पटरी पर आ गए और इस तरह से जो है कि प्रथम विश्व युद्ध भी जब 1914 ईस्वी में आया तो उस समय भी जो है कि भारतीय कपड़ों की डिमांड काफ़ी हुई और भारतीय उद्योग धंधे फिर से पनपने लगे। अब हम लोग देखेंगे कि केवल जो है कि औद्योगिक क्रांति में केवल ये तो था शिल्पकारों का। अब जो है हम लोग देखेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग जो है कैसे अपने चरम पर आया। लोहा उद्योग की भी कहानी ठीक इसी तरीके से है जैसे सूती वस्त्र उद्योगों का है। पहले वो काफी यानी विस्तार इसमें थे, पूरा अपने चरम पर थे। फिर इसका जो है विदेशों में जो है कि कंपटीशन हुआ विदेशियों से, ब्रिटिश सरकार से, और उसके बाद इसका ह्रास हुआ और फिर धीरे धीरे इसका फिर से डिमांड शुरू हुआ।